48 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 49 क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि इन CCl4 द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर डायरेक्टेड टूवर्ड द कॉर्नर। उसके कॉर्नर से हम क्या करें, जोड़ दें। जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, इसकी जो चारों वैलेंसी है, ये चारों वैलेंसी है कार्बन की, यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको Cl से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा। ये देखिए इसमें क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। ठीक, तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये 109 डिग्री 28 मिनट का ये एंगल होता है, Cl बॉन्ड। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये होगा। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आपका आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये चौथा सही है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। कह रहा है कि आ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो वीकर होता है पाई से। कहने का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड से वीक है, ऐसा है क्या। डबल बॉन्ड हमारा मोर रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि नॉट करेक्ट। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर ये कहता करेक्ट कौन सा है, तब वो करते यहाँ पे नॉट पूछा तो यानी ये गलत हुआ, यानी कि यहीं पे ये सही हो गया। यहाँ पे दिया है नॉट, लेकिन अगर ये नॉट ना दिया होता तब देखते। कह रहा है कि आ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है क्या होता है, पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, सही बात है। आ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड से, होता है कि नहीं, ये भी बात सही बात है। कह रहा है कि आ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड का हम देखें बॉन्ड लेंथ जो होता है, यहाँ पे उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ हम देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना आता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। डबल का कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और ट्रिपल बॉन्ड का 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन, सही बात है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का जब देखेंगे हम यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 154 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं, अगर कहीं ये भी लिखा रहे तो भी आप, ठीक है, इसको 134 पिकोमीटर लिख दीजिए, इसको 120 पिकोमीटर लिख दीजिए, जिसमें आपको याद हो जाए आप उसमें ये कर सकते हैं। मिटा दें, मिटा देना। इधर ही आपकी जो क्वेश्चन है पीजीटी के बहुत आसान आते हैं क्वेश्चन। (51) क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि माल्टेन सोडियम क्लोराइड, माल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी
conduct electricity due to the presence of हाँ, इसमें जो ऑप्शन उन्होंने दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है फ्री आयन, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है फ्री मॉलिक्यूल्स, और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि एटम ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कल हमने बताया था आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं और एक नॉन मेटल लेते हैं। मेटल में होता क्या है, मेटल जब भी ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के M+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। और अगर नॉन मेटल कोई है, मान लीजिए Cl है, ये क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और ये क्या बनाता है, Cl- बनाता है, ये बनाता है। एक तरीके से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये M है, मान लीजिए कि हम M की जगह पे सोडियम मैंने लिया, ठीक है। NaCl जब बन रहा है, यहाँ पे NaCl बना, हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगता है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, यहाँ पे ये स्ट्रांग होता है, ठीक। ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये सब आपके किस में रहेंगे, ये सब आपके गैस फॉर्म में रहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। क्या हुआ था, हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्लियर नहीं हुआ था, अच्छा ठीक है, इसको एक चीज रुक जाइए पहले, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको बता दे रहे हैं, पहले इसको आप सुन लीजिए। अब जब हम आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में बन गया, सॉलिड बन गया। जब ये सॉलिड बन जाता है तो ये बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। तो अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इसमें हम पहला क्या देखेंगे, इसका फिजिकल स्टेट देखेंगे। फिजिकल स्टेट देखेंगे, फिजिकल स्टेट हमारा क्या आया, सॉलिड आया, ये सॉलिड हुआ। फिर इसमें हम क्या देखते हैं, मेल्टिंग, हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जुड़े हुए हैं, ठीक, इसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। इन सॉलिड फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंडक्टिविटी है इसका, ये जो आयनिक हमारे आयनिक कंपाउंड है, ये बैड कंडक्टर होते हैं किसमें, सॉलिड फॉर्म में। अब ये जब सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर है, अब होता क्या है, यहाँ इन्होंने दिया कि मोल्टेन स्टेट में, जब हम अगर मोल्टेन स्टेट में हम लाते हैं, मोल्टेन स्टेट जब करेंगे तो ये क्या करेंगे, हम जो आयंस हैं, जैसे ये हमारा आयंस है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देंगे। और जब टेम्परेचर हम इसको देते हैं तो ये होता क्या है, इनके आयंस जो होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। और जब आयंस दूर दूर होने लगेंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब फ्री हो जाते हैं आयंस तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मॉल्टेन स्टेट में ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। एक चीज यहाँ पे और देखिए, अगर ये एक्वस स्टेट रहे, ठीक है, एक्वस स्टेट, अगर हम इन एक्वस स्टेट का मतलब जब हम जल लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो क्या करता है 81 टाइम्स कम कर देता है। वाटर की ये प्रॉपर्टीज होती है किसमें, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होता है। ठीक है, वो क्या करता है 81 टाइम्स लेस करता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 81 टाइम्स इसको कम कर देगा तो ये फिर ये क्या होंगे, इनके आयंस फ्री हो जाएंगे एक तरीके से। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है। अब जब यहाँ पे हम एक्वस लेते हैं तो वो क्या करता है, वो 81 टाइम्स इस फोर्स को कम कर देता है। और जब ये कम कर देगा तो ये आयंस क्या होंगे, ये आयंस दूर हो जाएंगे और फ्रीली मूव करने लगेंगे, क्योंकि ये सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, ये बहुत ही पास होते हैं। आप जैसे ये आप चेयर देख लीजिए, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है, ये इसमें कंडक्टिविटी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इसके आयंस फ्री नहीं है। अब ये यहाँ पे आयंस जब होते हैं, ये आयंस फॉर्म में है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे ही इसमें एक्वस में लेंगे ये क्या होगा, 81 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देगा और ये आयंस क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। और जब आयंस दूर हो जाएंगे ये फ्रीली मूव करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए, अगर एक्वस स्टेट लेंगे तो ये भी क्या होता है, ये भी गुड कंडक्टर होता है। ठीक, अब यहाँ पे किस कारण ये गुड कंडक्टर हुआ, क्योंकि आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा ये फ्री आयंस आयंस होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया अभी। देखिए जैसे ये NaCl है, NaCl आयंस के फॉर्म में होगा, ये NaCl आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, यानी कि किस फॉर्म में होगा, आयंस के फॉर्म में होगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या हुआ है, बधा हुआ है। ठीक है, जब हम मॉल्टेन स्टेट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट देंगे, और जब हीट देते हैं तो क्या होगा, आयंस दूर दूर फैलेंगे। और जब ये फैलेंगे, एक तरीके से हम कहें ये बहुत पास थे, कंडक्टिविटी उस समय क्या था, बैड कंडक्टर था इन सॉलिड फॉर्म, वो क्या था, बैड कंडक्टर था। जैसे ही मॉल्टेन हम करेंगे, इसको क्या करें, पिघलाएंगे, इसको हम पिघलाएंगे टेम्परेचर देके, तो आयंस क्या होंगे, हमारे दूर दूर होंगे। और जैसे ही आयंस दूर दूर होंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे वो जनरेट करेगा। जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होने लगता है। हम जब कह रहे हैं कि जब हम एक्वस स्टेट लेते हैं, एक्वस स्टेट का मतलब जब हम जल लेते हैं, जल की प्रॉपर्टीज होती है, तो जो आयनिक बांड है, आयनिक बांड में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको क्या करता है 81 टाइम्स कम कर देता है। और जब ये 81 टाइम्स, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कितना था, ये 100% था, अब ये 81% यहाँ कम कर देगा तो बचा कितना, 19%। 19% बहुत वीक हो जाएगा, तो आयंस क्या होंगे, आयंस फैल जाएंगे। जब फैल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आयंस हमारे मूव करने लगेंगे, और जब आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बस यही चीज है इसमें। तो आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये फ्री आयंस हमारे हैं, तभी हमारा कंडक्टिविटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, मिटा दो इसको। अच्छा ये वाला मिटा दो,
यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा फ्री आयंस होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे आयंस हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आया, यही ना? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ये चीज देखिए, जब आप फजांस रूल पढ़ते हैं इस चीज को पहले ध्यान दीजिए। फजांस रूल ये आपने पढ़ा है, ये फजांस रूल कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है। कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है। कोवैलेंट कैरेक्टर में ये क्या कहते हैं कि जब ये प्रिपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ आयन। आयन का मतलब हम कहें कि केटायन एंड एनायन। ये चीज आ रहा है समझ में, आयन क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब ये NaCl बन रहा है, इसमें हम देख रहे हैं Na+ है और एक Cl- है, तो इन दोनों को हम मिला के ये केटायन है, ये एनायन है, हम कह सकते हैं कि आयन, आयन कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं ये, आगे ये कहते हैं कि ये प्रिपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ एनायन। ठीक है, ये होगा। इन्होंने जो फजांस ने बताया है वो चीज में बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये जब केटायन जितना छोटा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, 1 केटायन। ये चीज है। यहाँ पे साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन जितना बड़ा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर अब जब हम कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट कैरेक्टर का अपोजिट होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं इसी को आप क्या करिए, रिवर्स कर लीजिए। इसी को आप रिवर्स कर लीजिए। जब आपने रिवर्स किया तो हम कहें कि आयनिक बॉन्ड ये क्या होगा, ये प्रिपोर्शनल अगर हम लगाएं, ये साइज ऑफ आयन है, यानी कि हम यहाँ पे इसका प्रिपोर्शनल क्या होगा, साइज ऑफ आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा, या प्रिपोर्शनल ऑफ 1 साइज ऑफ एनायन हो जाएगा, या प्रिपोर्शनल यहाँ पे हम लिख दें साइज ऑफ, ठीक है, इस यहाँ पे साइज ऑफ केटायन। अब ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब ये आयंस का चार्ज, ये साइज ऑफ आयन या चार्ज, यहाँ पे देखिए चार्ज है, ठीक है, चार्ज क्या होगा, छोटा होगा, लो होगा, तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। एनायन की जो साइज होगी वो छोटी होगी तो हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। केटायन की जो साइज होगी बड़ी होगी तब ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बताइए कोई समस्या आगे, इसके आगे यही चीज तो इसमें आपके ऑप्शन में देखिए, इन्होंने कहा है कि पहला वाला ऑप्शन लो चार्ज ऑफ आयन। यहाँ पे देखिए लो चार्ज, जितना लो होगा आयनिक बॉन्ड उतना बड़ा होगा, अच्छा बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि लार्ज केटायन, देखिए केटायन की साइज क्या होगा, अगर इसको जैसे जितना बढ़ाएंगे आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। देखिए साइज ऑफ केटायन इसके प्रिपोर्शनल है कि नहीं। उसके बाद 1 साइज ऑफ एनायन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज ऑफ एनायन को हम क्या करेंगे, छोटा लेंगे। तो ये चीज आप यहाँ, ये आप किसकी बात कर रहे हैं, आप फजांस रूल की बात कर रहे हैं। फजांस रूल में देखिए वही तो कह रहा है ये। फजांस रूल में हमने कहा कि जो देखिए जैसे जो पोलराइज होता है और पोलराइजेशन होता है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन,
हाँ जो है क्या यहाँ पे साइज पूरा होगी ना, अब साइज साइज की यूनिवर्सिटी को बोल रहा है, लेकिन चार्ज की बराबर की साइज पे जब लगाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी होता है उसका ना, इतना छोटा एरिया होता है उसको उतनी ही चार्ज ज्यादा होता है, इतना एरिया ज्यादा होता है तो चार्ज कम होगा। अच्छा इस फंक्शन को लगाने के लिए ना भी जाना है सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें क्या होगा, क्या होगा ये? नहीं नहीं, चार्ज अगर ये यहाँ पे मैंने साइज लिया है, अगर मैं चार्ज ले लूं तब क्या होगा, चार्ज यानी कैटायन का चार्ज। तो इसका आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको तो हम देख के आज कल आज देख लेंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है देखते हैं। बताइए सर आप। ठीक है, इसको हम आज देख लेंगे। नहीं नहीं, तो फजांस रूल बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। चलिए 52 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने दिया है और 2.5, 2.1, 3.5, 3.0 एंड 2.5 रिस्पेक्टिवली। विच आर द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर, इसमें पूछ रहे हैं कि मोस्ट पोलर कौन होगा, मोस्ट पोलर कौन होगा इसमें। इनका ऑप्शन दिया हुआ है OH बॉन्ड, SH का बॉन्ड, तीसरा इन्होंने दिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, और चौथा इन्होंने दिया है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो मोस्ट पोलर हम देखते हैं कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम निकाल लें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें, जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा वो क्या होगा, वो मोस्ट पोलर होगा। यहाँ पे हम देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारा देखिए कितना है, 3.5 है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ OH, ये हो जाएगा हमारा 3.5 माइनस हाइड्रोजन का इन्होंने दिया है 2.1, ये आ जाएगा 1.4, ये आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस SH बॉन्ड का, SH का इन्होंने कितना दिया है 2.5 है, 2.5 सल्फर का, हाइड्रोजन का 2.1 है, ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा डिफरेंस। इस वाले में देख लें, इसमें है N एंड H बॉन्ड, नाइट्रोजन का होता है आपका 3, तो 3.0 माइनस 2.1, ये आ जाएगा कितना 0.9। कार्बन और इसका देख ले, कार्बन का आपका होगा 2.5 माइनस 2.1, ये हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें है, इस वाले में है, यही सबसे ज्यादा पोलर होगा, मोस्ट पोलर यही सबसे ज्यादा पोलराइज होगा। अच्छा, फजांस रूल में चार्ज के प्रिपोर्शनल होता है, फजांस रूल चार्ज के प्रिपोर्शनल होता है क्या, तो उसका एनपी तो नहीं, चार्ज के इनवर्सली प्रिपोर्शनल होगा उसमें, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि आयंस का जो चार्ज होगा वो बड़ा हो जाएगा।
ये चीज है। चलिए ठीक है, हम कल देख लेंगे। इसमें आपका ऑप्शन पहला सही है, यही सबसे ज्यादा मोस्ट पोलर होगा। फिफ्टी थ्री क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि among the following molecules the one with the largest distance between two adjacent carbon। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए इन्होंने दिया है इथेन, दूसरा इन्होंने दिया है इथेन, तीसरा इन्होंने दिया है इथाइन, और चौथा इन्होंने दिया है बेंजीन। ठीक है, तो देखिए इथेन का अगर हम बनाएं तो हमारा इथेन का क्या बनेगा, 2 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हम अगर जोड़ दें CH3 और यहाँ पे C3। ठीक है, ये हमारा क्या है, इथेन है। इथेन में ये कह रहे हैं कि जो ये 2 कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ जो है उसकी बातें करना चाह रहे हैं। ये बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक, ऐसे हम इथीन में देख लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो ये बॉन्ड होता है ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये होगा। इसमें हम देख लें, इसका जो होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, बेंजीन में देखिए कितना होता है, इसमें सभी जो है सेम होते हैं, जितने भी इसमें रहेंगे ना, इसमें कोई अलग अलग नहीं होता है। इसके जो ये बांड होगा इस बांड के इक्वल होगा, ये वाला बांड इसके इक्वल होगा, सभी इक्वल होते हैं। ये इक्वल क्यों होते हैं, हम कहें कि ऑल द बॉन्ड आर सेम, सभी सेम होते हैं ड्यू टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कारण ये क्या होते हैं, या कॉन्जुगेशन बोले या सॉरी रेजोनेंस बोल सकते हैं। ठीक, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके कारण ये क्या होता है कि जो हमारे बेंजीन के जो बॉन्ड हैं वो लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 2 एडजेसेंट कार्बन के बीच में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉन्ड किसका होगा, आपका इथेन का होगा इसमें। इसका क्योंकि देखिए 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इसका 1.34 है, इसका 1.20 है, और इसका 1.5 के आसपास होगा। ठीक, ये सभी जो है सेम होते हैं।
मिटा दो। फिफ्टी फोर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एंगल बताना है। द एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम। किसमें कोवैलेंट, किस जो है किसका एंगल सबसे ज्यादा होगा। इन्होंने पूछा है H2O का ज्यादा होगा कि CO2 का होगा कि NH3 का होगा कि CH4 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को बना लें। ठीक है, अगर H2O के स्ट्रक्चर को बनाए, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। NH3 का देख लें, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। CH4 का देख लें, ये होता है। CO2 का देख लें, सॉरी मिटा दो। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आएगा, sp3, दो बॉन्ड और दो लोन पेयर sp3। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, sp3 आएगा। यहाँ पे sp3 है ही है, और यहाँ पे sp। अब यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में अट्रैक्शन होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण ये एंगल छोटा हो जाता है। ये एंगल कितना बनता है, 104 डिग्री। कितना, 104 होता है, और इसका 107 दशमलव कुछ होता है, 108 हम मान के चलते हैं, 108 मान के चलते हैं। हाँ हाँ, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, और ये देखिए इसमें इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये लीनियर है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, और ये हमारा बेंट शेप है। यहाँ पे शेप भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एंगल आपका CO2 में बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये है हमारा बेंट शेप, ये हमारा क्या है, पिरामिडल शेप है, ये हमारा टेट्राहेड्रल है, और ये हमारा लीनियर है। ये शेप की बात हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये एंगल हो गया। फिफ्टी 55 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि विच इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। एग्जाम में जब भी अगर नाट वगैरह आया करे तो उसको तो आप क्या क्या करिए, उसको लाइन जरूर इस पे ले लिया करिए कि ये आपको दिखे कि इसमें क्या पूछ रहा है, नाट पूछ रहा है कि क्या, क्योंकि यहाँ पे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन उन्होंने दिया है CO2, इसका हिंदी वाला देखिएगा, हिंदी वाले में क्या दिए हैं,
क्या है C2H2। अच्छा ये C2 वो दिए हैं, ये C2 वो दिए हैं, और ये क्या दिए हैं HCN दिए हैं। कह रहा है कि इसमें किसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा। इसकी बात करें पहला CO2 में हमारा ये बनेगा, ये आपका क्या है, ये लीनियर है, ये तो लीनियर है। C2H2 की बात करें, ये क्या होगा, ये भी आपका लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर है। HCN की बात करें, ये भी तो आपका लीनियर है। C2O की बात करें तो इसमें क्या होता है, C2O में ये आपका 2 कार्बन और डबल बॉन्ड, और इसके पास इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ अच्छा वो मेथेन ही है, हाँ वो मेथेन ही होगा, ये मेथेन ही होगा, हाँ। तो CH4 अगर है तो ये जो है आपका टेट्राहेड्रल है, तो यही यानी आपका ऑप्शन ये सही होगा। ये भी आपका लीनियर ही है। CH4 में ये आपका टेट्राहेड्रल, मिटा दें। अगला देखिए 56 नंबर, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने लिखा है डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है C6H6, दूसरा इन्होंने दिया है C2H4, तीसरा इन्होंने दिया है BeCl2, और चौथा इन्होंने दिया है C2H2। ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है, हाँ? नहीं, BeCl2 में क्या होगा, sp होता भैया। C2H2 में क्या होगा सर, इसमें देखिए ये हमारा बेंजीन है ना, C6H6 ये है। नहीं ये C6H6 क्या है, बेंजीन ही तो है, ये आपका बेंजीन है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन किसी भी कार्बन निकालेंगे तो इस पे क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वाले में देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको हम ऐसे लिख दें
इस कार्बन पे देखिएगा एक सिग्मा यहाँ पे एक सिग्मा, यानी 3 हो जाएगा सिग्मा, 3 सिग्मा है, ये बनेगा क्या sp2, ये भी बनेगा क्या, ये वाला कार्बन भी sp2, यानी टोटल ये sp2 हो जाएगा। BeCl2 में देखिएगा BCl ये है, यहाँ पे आपका आएगा क्या, यहाँ पे आएगा आपका sp, 2 सिग्मा, एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये आएगा sp। इसमें भी देखिएगा यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और ये 2 पाई, ठीक, यानी हो गया कितना, यहाँ पे 2 सिग्मा, यहाँ पे भी 2 सिग्मा, यानी कि ये क्या होगा sp है, ये भी sp ये है, ये sp2 है और ये sp2। हाँ, यहाँ पे ये गलत होगा, चाहे ये गलत हो, ठीक है। हिंदी वाले में क्या दिया है, हाँ यही ये भी गलत, यही सही होगा, चाहे ये जो है कुछ और होगा, ऐसी इसको हम मान के चलते हैं क्या, हम मान लिया CH4 होगा, ठीक है। अगर CH4 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या sp3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तब फिर sp3, लेकिन तब फिर गलत तो फिर भी हो जाएगा, ठीक है, या CH4 तो होगा नहीं, ये होना चाहिए sp2 को, अगर ये sp2 होगा, हम इसको मान लेते हैं जैसे ये BeCl2 है, SnCl2 मान लेगा, ठीक है। अगर SnCl2 मान लें तो SnCl2 में क्या होगा, ये भी तो क्या होगा sp ही होगा, SO2 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, SO2 में SO2 में हो जाएगा, हम चाहे यहाँ पे SO2 मान के चलें, SO2 या फिर हम BH3 मान लें, ठीक है, कोई एक मान लें, इन सब में क्या आएगा आपका sp2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो ये आपका ऑप्शन तब जाके सही हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, हम यहाँ पे AlCl3 भी मान सकते हैं, कुछ भी रहे AlCl3, तो भी वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा। क्वेश्चन इसमें शिल्पी में बहुत गलत दिया है, हाँ हाँ लगभग सब गलत दिए हैं। मिटा दें अब देखिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर, में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, हम कहें कि इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस। तो ये पूछ रहे हैं कि n/p का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कोई एक, हम मान के चलते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 20 कैल्शियम 40, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे हम क्या करें, एक बीटा पार्टिकल बाहर निकाल दें, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल जब एक बाहर निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि होती है और एटॉमिक जो मास होता है वो सेम रहता है, यानी कि हो जाएगा, हम मान के चल रहे ये कैल्शियम या कुछ मान ले रहे हैं, इसको x मान लिया मैंने, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें n/p रेशियो और इसका n/p रेशियो आप निकालेंगे। यहाँ पे n/p रेशियो कैसे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक भार माइनस z, ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक, तो ये z हो जाएगा।
तो इसी को हम क्या करेंगे, कितना आ जाएगा ये a माइनस जेड में आ जाएगा 20/20, यानी ये आ गया 1। यहाँ पे n/p रेशियो क्या हुआ, 1 आया है। जब एक बीटा पार्टिकल इमिट किया, यहाँ पे हम निकाल लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/p रेशियो क्या आएगा, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आएगा, और ये 21, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 के आसपास आएगा, लगभग इतना आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 था, जब बीटा पार्टिकल एक इमिट किया तो ये क्या हुआ, डिक्रीज किया, 1 से छोटा हो गया। यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। जो इसमें ऑप्शन इन्होंने दिया है इज इंक्रीज, दूसरा इन्होंने दिया है इज डिक्रीज, तीसरा इन्होंने लिखा है कि रिमेन्स सेम, और चौथे में क्या है कि इज फर्स्ट एंड देन सेकेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, n/p रेशियो 1 था, यहाँ पे n/p रेशियो क्या हुआ, 1 से कम हो गया, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, टीजीटी के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन यह है कि जब उस समय आ जाए एग्जाम के हाल में जब बैठे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H माइनस है। ठीक है, H में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, H में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही होगा H में। ठीक है, यानी कि इसका जो हम अगर वो करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा क्या, 1s1। H माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, 1s2। ठीक है, तो H माइनस में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक 113 क्वेश्चन देखिए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें इन्होंने दिया है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 and not 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz, यहाँ पे होगा 0। ये कह रहे हैं कि ये किस नियम पे आधारित है, अबाउट कि पाउली, तीसरा कि हुंस है, कि चौथा उन्होंने लिया है अनसर्टेनिटी। ये किस नियम का फॉलो कर रहा है, ये पाउली का, ये हुंस रूल का फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ, हुंस रूल ने क्या कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन को तब तक युग्मित नहीं करते हैं जब तक उसके सब सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है ना, 2, हाँ इज नॉट, ये कह रहे हैं कि ये जो है, हाँ अच्छा, इसमें अगर इन दोनों का कंपैरिजन कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा, पावली हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये पहला वाला तो, ये वाला तो आपका हुंस है, ये हुंस है, ठीक है। ये वाला आपका हुंस है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये 2px, ये आपका क्या हो गया, ये नॉट एंड नॉट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हुंस के नियम का विरोध ही तो कर रहा है भाई, ये हुंस का रूल है। इन्होंने क्या किया, ये 2px इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये हुंस के रूल का ही तो ये विरोध है, कंट्राडिक्शन है किसका, हुंस के रूल का है। तो यहाँ पे तो हुंस रूल ही सही होगा। पावली का अपवर्जन नियम, पावली में क्या है, किसी एक ही इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, वो उन्होंने कहा है। इसमें आपका ऑप्शन हुंस ही है, ये होना चाहिए था, ये हुंस के रूल का, हुंस के रूल के अनुसार, हुंस का ये जो रूल है, उन्होंने कहा था कि एक ही, जैसे हम क्या करते हैं कि सबसेल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन यूनिट नहीं हो जाएंगे तब तक हम पेयरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पेयरिंग कर दिया, हाँ यहाँ पे पेयरिंग कर दिया, तो यहाँ पे आपका हुंस रूल है, आपका हुंस रूल ही, ठीक है। इसमें हुंस रूल ही होगा, हाँ। ये तो हुंस है, ये तो श्योर है हुंस है। ये कह रहा है कि एंड नॉट, ये जो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है, ये पहले युग्मित कर दिया, तो वही चीज, ये कंट्राडिक्शन है उसका, ये हुंस के रूल का ही कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, हाँ, तो हुंस रूल ही है, तो काहे के लिए इतना कंफ्यूज है आप लोग। देखिए 114 क्वेश्चन, 114 वाला देखिए, कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एग्जैक्टनेस एट एनी स्टैंड, दिस इज नोन एज, ये आपको सबको पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, चैडविक। एक चीज आप याद कर लीजिए, ईटा पर नाच, ठीक है। ईटा का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यहां से आपका ये टी से हो गया थॉमसन, ये हो गया प्रोटॉन, और यहां से हो गया रदरफोर्ड। यहाँ पे देखिए ये हो गया न्यूट्रॉन, और 4 से हो गया चैडविक, ठीक है, तो ये चीज हो गया। 116 नंबर देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में 116 देखिए, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स, इसमें जो है एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दूसरा वाला जो ऑप्शन है
एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन, एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यही इन्होंने डाल्टन ने ये बताया था। ठीक है, हाँ बाद में गलत हुआ तो अलग चीज है, लेकिन इन्होंने यही बताया, पास्टुलेट में अपने दिया था। उन्होंने और भी चीजें दी थी, अब उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि दूसरा पास्टुलेट में ये है आपका ऑप्शन। तीसरे में कहे थे कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं, तीसरा पास्टुलेट। चौथा पास्टुलेट था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, और पांचवा पास्टुलेट था इनका कि परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ठीक है, ये 5 पास्टुलेट उन्होंने दिया था। डन कर दीजिए। हाँ नहीं भाई, 2-3 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन बचा है।